गुड आफ्टरनून। एक्सरसाइज 3, यस, येलो शर्ट। क्वेश्चन 1 to 5, एनी डाउट? पेन कहाँ है? ये क्या लग रहा है? 1 to 5, नो डाउट। 2 and 3, 2 में तो देखो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। t माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स तो बाहर आ गया, t माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। एक्चुअली इसका एक आंसर पीछे मिसिंग है और वो है 0। ठीक है, तो जो पीछे दो आंसर लिखे ना उसमें एक आंसर इंक्लूड और कर लेना, 0। कारण क्लियर है ना कि जब साइन एक्स 0 होगा तब, तो साइन एक्स 0 होने पर ये पूरा वैल्यू 0 बन गया। तो आई एम नाउ डूइंग फॉर साइन एक्स नॉट 0। तो साइन एक्स नॉट 0 होने पर ये tan इनवर्स बन गया, t माइनस कॉस अपॉन साइन। तो साइन कैंसल, एक काम करो लिमिट भी रख दो, tan इनवर्स ऑफ क्या बोला था, t माइनस कॉस अपॉन साइन, 1 माइनस कॉस अपॉन साइन माइनस ऑफ -1 पुट कर दिया, -1 माइनस कॉस अपॉन साइन। सब समझ में आ गया क्या हुआ? और बाहर 1 अपॉन साइन कैंसल। बस अब मुझे लगता है तुमने तो ऐसे लोनी पड़ी हुई है, ये 10x/2 और ये cot x/2। लेकिन ऑब्वियसली जब ये टर्म cot x/2 आई तो तुमने डेफिनेटली इसे cot इनवर्स लिख लिया। यहां तक सब ठीक, तो यहां तक तुम पहुंच चुके होगे। बस अब मेरे ओपिनियन में x जो है फंक्शन, क्या तुम देख सकते हो कि ये जो इंटीग्रैंड है, इंटीग्रैंड नॉट इंटीग्रैंड, फंक्शन इज पीरियोडिक विथ 2π, ये फील कर पा रहे हो? ये जो तुम्हारा रिजल्ट आया है ना, इज पीरियोडिक विथ 2π। कुछ लोग समझ पा रहे हैं ना? तो इसका मतलब है कि मुझको इस फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ 0 से 2π डिस्कस करना है, आगे तो रिपीट करेगा। तो आई गेस 0 से 2π, तो यहां पर मुझको प्रॉब्लम आ रही है, जबकि यहां नहीं आ रही है। देखो, अगर तुम कहते हो 0 से 2π, तो योर x/2 लाई 0 से π ओनली, और 0 से π में तुम समझते हो cot इनवर्स cot बराबर नंबर होता है। तो ये तो डिसाइड हो गया, ये तो डिसाइड हो गया। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस मुझे दो केस डिवाइड करने पड़ गए, 0 से पाई, पाई से 2π। तो 0 से पाई, ये 0 से π/2, so tan inverse tan x/2 is x/2 only, and when π/2 से पाई, x/2 π/2 से पाई, तो x/2 π/2 से पाई में tan इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है? tan इनवर्स tan x, आई थिंक x माइनस पाई होती है। आराम से सोचना कि ये y इक्वल टू एक्स, फिर π/2 से 3π/2 में ये x माइनस पाई होता है, तो x/2 माइनस पाई प्लस π/2 माइनस x/2। आ गया ना आंसर, -π/2 एंड π/2। लेकिन एक आंसर 0 भी है। थर्ड क्वेश्चन मैं ओरली बता देता हूं। इंटीग्रल इसका डायरेक्ट हो रहा है, ये बन गया सीधा x² sin 1/x बन गया, है ना, वो cos कट गया। समझ गया क्यों, है ना? इसको इंटीग्रेट करोगे तो यू ओनली गेट x² sin। और रही बात c की, तो c निकालने के लिए f1/π मदद कर देगा कि सर वो प्लस c जो है ना, वो c 0 आ जाता है। ठीक है, फिर उसका कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी तो मैं बता नहीं पाऊंगा, राइट? फोर्थ प्रॉब्लम में यार f(x) को डिफाइन, gx को डिफाइन करना पड़ेगा, -2 से x, और x क्या है? -2 से 2 इंटरवल में लाई कर रहा है। तो मुझको f को इंटीग्रेट करना है, तो f फंक्शन यू कैन फॉलो, -1 -2 से 0,
ठीक है, देन मॉड x माइनस 1, बस मुझको 2 तक ही जाने की जरूरत है ना, 0 से 2, हियर इट इज ओपन। तो तुम बहुत इजीली सोच सकते हो कि तुम्हारा जो gx फंक्शन है x माइनस 2 से 2, तो अगर तुम x कहीं भी लेते हो -2 से 0, है ना, ओपन इंटरवल, x इज हियर, तो लोग समझ गए कि सर x इज समवेयर हियर, तो इंटीग्रेट करना है, तो तुमको तो डेफिनेशन पता है, ठीक है ना, अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया, अरे इंटीग्रेट करो ना, तो -2 से x, तो आई थिंक x प्लस 2 विड्थ और हाइट इज 1, लेकिन तुम तो नेगेटिव साइन समझ पा रहे हो, तो माइनस ऑफ x प्लस 2, कुछ लोग समझ गए। नाउ इफ आई गो फॉर x हियर, कि x जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो अगर x 0 से 1 है तो तुम्हारा इंटीग्रेशन तो पूरा -2 से लेकर x तक होगा, तो जो समझदार है दे विल से कि सर -2 से x तक इंटीग्रेशन, आप तो अलजेब्राइक सम कर दो, तो आई थिंक ये हो गया -2, है ना, 2 1, लेकिन समझ ही पा रहे, और ये एरिया ये ट्रिपेजियम हो गया, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो आई थिंक एट x, ये y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्ट्रेट लाइन है, अगर मॉड खोलोगे तो पता पड़ेगा, तो 1 इसकी ये हाइट आ गई 1 माइनस एक्स, ये हो गया 1, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2 माइनस एक्स इंटू विड्थ, विड्थ इज x ओनली, ठीक है, एंड नाउ इफ आई गो फॉर x 1 से 2, ठीक है, तो x इज समवेयर हियर, तो मेरे ख्याल से पूरा -2 से लेकर x तक का इंटीग्रेशन, तो अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया, ये पूरा रेक्टेंगल, ये पूरा ट्राइंगल, दिस इज -2, दिस इज प्लस हाफ, हाफ इंटू 1 इंटू 1, तो -3/2, प्लस ये केवल इतना ट्राइंगल, है ना, तो अलजेब्राइक सम हाफ x माइनस 1, x माइनस 1 स्क्वायर। अब मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा, यू कैन योरसेल्फ डिस्कस कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी, आई हैव डिफाइंड योर gx कंप्लीटली, अब खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करके इसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी मैनेज कर लेना, है ना, सबको ही पता सर जहां डेफिनेशन चेंज हो रही है केवल वहीं का अपने को टेंशन करने की जरूरत होती है। अप टू 10, एनी डाउट? सिक्स एंड 10, ओके, ठीक है ना, 5 और 6 सेम आइडिया क्वेश्चन। अनन्यता ध्यान है, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने करा रखा है, कुछ सोच पाओगे हाउ टू बिगिन दिस प्रॉब्लम, शुरू कैसे करें, एनी आइडिया? अरे 5 और 6 दोनों सेम है, कोई एक ही बता पाऊंगा, है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत लल्लू क्वेश्चंस होते हैं, अगर आ गया तो मतलब यू आर लकी, कि चलो कहीं कुछ तो कैलकुलस में ऐसा आया जहां पर सोचना कम है और कैलकुलेट ज्यादा करना है, तो जिसको अकल, हाँ ओपन, बिल्कुल सही अमन, तो अमन कह रहा है कि इसको आप एक्सपेंड कर दो, साइन ऑफ ax माइनस 80, 2 इंटीग्रल, ठीक, और फिर अमन जानता है कि सर इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में है, तो आप इंडिपेंडेंट ऑफ टी को बाहर निकाल सकते हो, तो साइन ax आउट कॉस 80, पहली बार नहीं कर रहे हम ऐसी कैलकुलेशन, पहले भी हम कहीं फेस कर चुके हैं, माइनस कॉस ax साइन 80, सही, नाउ यू डिफरेंशिएट ए वाई डैश, बस तुम तो समझ पा रहे हो कि सब प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ए कॉस ax इंटू दिस, है ना, इंटू इंटीग्रल a cos ax इंटू इंटीग्रल, 4 टर्म आए की चिंता मत करो, ये 2 टर्म देगा, ये 2 टर्म देगा, अभी लिखता हूं 4 टर्म लिखता हूं, इसी तरह से ये प्लस a साइन ax इंटीग्रल, अब जरा बाकी के 2 टर्म सोचो,
बाकी के दो टर्म जो लोग समझ पा रहे हैं देवे से लेबनिज फॉर्मूला लगेगा, साइन ए एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो मेरे ख्याल से हाँ सही कह रहे हो, कट गया है ना ऋतुराज। तो साइन ए एक्स एफ एक्स कॉस ए एक्स, कॉस ए एक्स एफ एक्स साइन ए एक्स कैंसिल, तो ओनली टू टर्म्स है ना, ये आया। अब मेरे ख्याल से तुमको डबल डैश तक जाना है ना सर, ये ए भी काट दीजिए। तो एक बार और डिफरेंशिएट करो वाई डबल डैश, तो अगेन फोर टर्म्स को फिर से इंटेलिजेंटली करते हैं, माइनस ए साइन ए एक्स इंटू इंटीग्रल, अगेन मैं पहले इंटीग्रल टर्म लिख ले रहा हूं, प्लस ए कॉस ए एक्स इंटू इंटीग्रल। सही है ना? अभी दो टर्म और लिख रहा हूं, ये डिफरेंशिएट सही कर दिया ना? हाँ, आई थिंक कॉस ए एक्स इंटू एफ एक्स कॉस ए एक्स, मतलब एफ एक्स कॉस स्क्वायर ए एक्स, यहां एफ एक्स साइन स्क्वायर ए एक्स, तो ओनली प्लस एफ एक्स। कुछ लोग को बात समझ में आई? सही। अब मेरे ख्याल से बस यही आंसर को उसने और रिड्यूस कर दिया है। एक काम करो ना, तुमको ट्रिग्नोमेट्री तो आती है, जरा ये दो टर्म को क्लब करो कि सर अब ये एक काम कीजिए, लेट्स ब्रिंग साइन विद इन इंटीग्रल, लेट्स ब्रिंग कॉस विद इन इंटीग्रल, और दोनों इंटीग्रल को एक ही में लिख दो। तो क्या तुमको ये जो ब्रैकेट क्वांटिटी है नजर आ रहा है कि सर ये जो आपने ब्रैकेट किया है ना, ये माइनस ए कॉमन 0 to x साइन ऑफ ए एक्स माइनस ए टी वापस बन गया इंटू एफ टी डी टी। सोचो सोचो, है ना, माइनस ए आउट, बस ठीक है। फिर से साइन ए माइनस बी फॉर्मूला फिर बन गया, प्लस एफ एक्स, डन, वो पूरा लिख दिया। अगला कौन सा बोला था? 10 बोला था ना? 10 तो यू कैन डू, है ना, 10 बताने के लिए। 9 का बी, 9 का बी, एक बात बताओ, तुम्हारा लिमिट का एक्सपीरियंस तो बहुत तगड़ा है, तुमको ओरली लगा नहीं कि सर बी को 1 होना पड़ेगा? ऐसा तुमको तुक्के से फील हुआ होगा कि सर बी 1 हो जाए तो नीचे x माइनस साइन एक्स, और फिर तुम गारंटी बोलोगे कि नीचे एक्स क्यूब लिख देंगे अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब। ठीक, वैसे तो मैं लॉजिक से भी बता सकता हूं कि वाई बी इज 1। ठीक भाई, मैं x से ऊपर नीचे डिफरेंस डिवाइड करवा दूंगा, तो ऊपर बनेगा b माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक, और फिर x को तुमने नीचे डिवाइड किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। नहीं, तुक्के से नहीं, बगैर तुक्के के भी। ठीक है, तो तुक्के से तो दी बेस्ट सॉल्यूशन था कि सर वो तो क्वेश्चन खत्म हो चुका था कि b को 1 मेरे को ओरली दिख गया। और आप क्या करोगे, आप स्टैंडर्ड लिमिट की मदद से करोगे कि नीचे x माइनस साइन अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब, और x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब पर कहोगे कि थ्योरम लगा दो, लिमिट की प्रोडक्ट थ्योरम। कुछ लोगों को याद है कि आप इसको भूल जाओगे, यहां सिर्फ एक्स क्यूब रीड करोगे और फिर आप कहोगे कि नाउ यू अप्लाई लॉपिटल। तो जैसे ही ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करोगे तो नीचे 3x स्क्वायर आएगा और ऊपर बाई लेबनिस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ए प्लस एक्स बन जाएगा। मेरी बात समझ गए ना? ये सही है, मैंने माइनस कॉमन ले रखा है इसलिए मैंने ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी जिसको इंटरेस्ट है कि वाई बी इज 1, उसको मैंने हिंट दे दिया, ऊपर नीचे डिवाइड बाई एक्स करो। ठीक है, तो जैसे ही एक्स से डिवाइड करोगे तो नीचे तो b माइनस 1 आएगा लिमिटिंग वैल्यू, और ऊपर जो लिमिटिंग वैल्यू है तुम लॉपिटल लगाओगे कि सर वो इंटीग्रल अपॉन एक्स, तो इंटीग्रल अपॉन एक्स 0/0 फॉर्म है, तो जैसे डिफरेंशिएट करोगे वो एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ए प्लस एक्स आएगा और इधर एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मानते हो न्यूमरेटर आपका 0 आ रहा है और न्यूमरेटर 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर b माइनस 1 आ रहा है, तो b माइनस 1 को 0 बनना पड़ेगा अप टू 15 14 का b।
14 का बी। ये तो तुम्हारे फेवरेट आइडिया का क्वेश्चन है भाई, है ना, कि सर इसमें तो हम एक्सपर्ट है, दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे, रिडक्शन। तो बिल्कुल दम नहीं था क्वेश्चन में। x की पावर m प्लस 1, मुझे भी तो पता, कारण पता होना चाहिए ना कि यार क्यों डाउट क्यों आया। 0 1 है ना, माइनस n अपॉन m प्लस 1 पावर n माइनस 1 dx। मैंने सही लिखा है ना। अब मेरे ख्याल से इफ आई पुट 1 दिस इज 0, इफ आई पुट 0, 0 पर मान तो मैं अटक गया, तो 0 पर कुछ लोग समझ गए कि सर आप लगाओगे लिमिट x 0 पर, ठीक। अच्छा n और m पर कोई कंडीशन तो है नहीं, तो ln x दोनों क्या कहते हैं नेचुरल नंबर है, तो ln x की पावर n x की पावर माइनस m माइनस 1। सिर्फ इतने पर ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिमिट x टेंडिंग 0 प्लस की बात कर रहा हूं। तो लोग समझ रहे हैं कि सर नाउ वी शुड यूज फेवरेट मेथड लॉपिटल, है ना। तो जैसे ही लॉपिटल लगाया, क्योंकि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, तो n पावर n माइनस 1 माइनस m माइनस 1 इंटू एक पावर कम, लेकिन मानते वो जो एक पावर कम आई थी वो ऊपर एक 1/x से वापस कंपनसेट हो गई। तो कुछ लोग समझ गए कि सर x को वापस यही पावर मिल गई, लॉपिटल लगाया है ना, तो वापस माइनस m माइनस 1 क्यों आया कुछ लोग समझ गए, ठीक। बाकी को समझा के करना भी क्या है, ठीक। तो यहां से तुमको फीलिंग नहीं आ गई कि सर ये तो मेंटेन रह रहा है लेकिन इसकी पावर घट रही है, एक ही बार में फीलिंग आ गई। तो कुछ लोग समझ गए कि सर लॉपिटल कंटिन्यू करोगे आप, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ln x खत्म हो जाएगा और आपका x की पावर m माइनस m माइनस 1 मेंटेन करेगा कि सर ये तो हर बार डिफरेंशिएट हो रहा है लॉपिटल से, लेकिन ये मेंटेन कर रहा है और ऊपर वाला पावर कम होता जा रहा है ना। तो अल्टीमेटली कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी n फैक्टोरियल एंड दिस रेज टू सम पावर n, ऐसा कुछ आएगा। लेकिन तुम तो समझ रहे हो कि सब अब आप x को जब 0 करोगे तो ये 0 आंसर देगा, क्योंकि ये तो न्यूमरेटर में है ना m प्लस 1, x की पावर m प्लस 1, तो 0 की पावर m प्लस 1 इज 0, तो इसका मतलब है इज 0। मैंने कहा था ना लॉपिटल का हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारी मदद में कोई और नहीं आएगा। तो आई गेस योर आई एम एन इज वॉट, माइनस ऑफ n अपॉन m प्लस 1 m प्लस 1 कॉमा n माइनस 1। कुछ लोगों को समझ में आया कि सर इसे क्या कहेंगे, m प्लस 1 कॉमा n माइनस 1, सही। तो अब तुमको लगता है ना कि अब प्रोसेस को रिपीट कंटिन्यू होगी, तो माइनस n अपॉन m प्लस 1 इंटू mn को मैंने इसके टर्म में लिख के दिखाया। अब तुम कहोगे सर आप इस फॉर्मूले में जाइए, m की जगह m प्लस 1 डाल दीजिए और n की जगह n माइनस 1 डाल दीजिए, तो व्हाट यू विल गेट, माइनस ऑफ, जैसा तुमने कहा था वही कर रहा हूं, n को n माइनस 1 कर दिया, m को m प्लस 1 कर दिया, m प्लस 2 n माइनस 2। तो मेरी बात को कुछ समझ रहे हो कि सर अब मुझे पैटर्न नजर आ रहा है कि क्या हो क्या रहा है। mn m प्लस 1 n माइनस 1 में क्या रिजल्ट आया, mn m प्लस 2 n माइनस 2 में क्या रिजल्ट आया, ठीक। तो इस तरह से पैटर्न दिखने लगा कि सर ऐसे करते करते अभी आप m प्लस 3 n माइनस 3 में लिख के दिखा सकते हो ये क्वांटिटी को। तो मुझे लगता है मैं इसी स्टेप पर फट से जनरलाइज कर लूं कि यार मेरे को तो पैटर्न समझ में आ रहा है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि मैं कुछ m प्लस n कॉमा n माइनस n पर चला जाऊं। अरे कोई तो घट रहा है सर, वो घट रहा है, वो घटते घटते 0 चला जाएगा, सही है। तो ऑब्जर्व कर लो कि n माइनस 1, जब n माइनस 2 था तो टोटल 2 नंबर ऊपर मल्टीप्लाई है, n माइनस 1 है फिर, है ना। तो समझ गए ना, जब n माइनस n होगा तो n नंबर आएंगे, n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 1,
n फैक्टोरियल। और मानते हो -1 भी तो सर -1 भी आएगा, हाउ मेनी टाइम्स, जब n-2 है तो 2 बार, n-n n बार, सही। और नीचे तो तुम लोग समझ गए ना कि सर ये तो एपी है, m+1 m+2 n टर्म्स की एपी जाएगी n, तो आई थिंक लास्ट इज m+n। और रही बात इस क्वांटिटी की, तो ये तो बेचारा कॉमा 0 है, तो i+n कॉमा 0, तो कुछ लोग समझ गए कि सर ये तो ओनली इंटीग्रल x की पावर m+n बन गया, इसकी पावर तो 0 हो गई, 0 से 1, तो दैट इक्वल 1/m+n+1 आ गया। अप टू 20, 16th क्वेश्चन है ना, ओके। बहुत आसान है, चिंता मत करो, है ना। या 11th भी डाउट है, ओके, 11th एंड 16th। रिडक्शन इज इजी, करेक्ट। 15 बताने लायक नहीं है यार, है ना, डिफरेंशिएट कर देना, सीधा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। मैथ्स का पेपर अच्छा था ना, आईआईटी के लेवल को लेके चल रहा हूं, ठीक, जैसा आईआईटी का पेपर आता है ना वैसे ही कोशिश कर रहा हूं। 11th, फाइंड ए एंड बी। रिवीजन में जो हो चुका है ना वो नहीं होगा, नया होगा, ठीक। रटवाना थोड़ी तुमको शीट, ओके। 0 से 1, ये क्वेश्चन मालूम है, इसको दो अच्छे मेथड से कर सकते हैं सर। एक तो तुक्के से हो रहा था क्वेश्चन, है ना, कि सर ये तो मैंने ऐसे ही ऑब्जर्व करके हो गया, और एक थोड़ा डिफिकल्ट, ठीक। तो जो लोग ऑब्जर्व करके करना चाहते हैं 1 लाइन 2 लाइन सॉल्यूशन टाइप, उन लोगों ने पता क्या किया, नीचे क्वाड्रेटिक है ना, उसका ऊपर डेरिवेटिव पढ़ लिया कि हटा यार, काश ये 2x+3 होता, तो जो उनको फील हुआ ना वो कर देते हैं, हटाओ। कह रहे हैं कि काश होता, तो देखते हैं वैल्यू कितनी आती, होल स्क्वायर, है ना, 0 से 1, तो चलो इंटीग्रेशन तो हो भी गया, -1/x² 3x+2, 0 and 1 लिमिट कितना आ गया, 1 रखने से और 0 रखने से 1/6, 1/3। लेकिन मानते हो कि सर इसका वैल्यू तो 5/2 है, आपकी तो 1/3 आई है, तो इसको तुम 5/2 नहीं बना सकते? बहुत आसान है, पता है, इसको 5/2 बना के दिखाऊं, 15/2 से मल्टीप्लाई करना जरा, देख 5/2 बन गई। तो जब तुमने 15/2 से मल्टीप्लाई किया है तो थ्रू आउट करोगे ना यार, देखना है तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, हो रहा है सामने, ए इज 15 एंड बी इज 45/2, इजी है ना। बाकी जो लोग नॉर्मल तरीके से करना चाहते हैं कि अगर नहीं क्लिक किया तो, है ना, तो नॉर्मल प्रोसेस तो मुझे आती है। इसको क्या सबने पहचाना कि सर ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, नीचे का डिग्री ऊपर के डिग्री से ज्यादा है, तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, है ना, नीचे तो पहचान ही गए हो, x+1 x+2, सही है ना, गुड ऋतुराज। तो आई थिंक लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन लगा के इस तरह से प्रॉब्लम को स्टार्ट किया, ये भी अच्छा सॉल्यूशन है, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है, राइट। कर दो, इंटीग्रेट कर दो 0 से 1,
लेकिन अब मुझे सोच करके बताओ, मानते हो ए को 0 होना पड़ेगा? कारण क्लियर है कि सर ए अगर 0 नहीं है तो ये आ गया ln x+1, लिमिट रखिए ln2 इंटू ए, सी मानते हो ln3 बाई 2, ln3/2 इंटू सी। तो क्या तुम फील कर पा रहे हो कि सर मेरा आंसर तो 15/2 लिखा है यार? कोशिश करो सोचने की। तो अगर ए और सी प्रेजेंट है तो ये लॉग का टर्म तो वैनिश ही नहीं हुआ। दिमाग पे जोर लगाओ। तो क्या क्लिक किया तुमको कि सर ए और सी को तो 0 होना पड़ेगा, अदरवाइज योर आंसर कैन नॉट बी 15/2। नाउ वंस दिस इज 0, बस अब तो तुम बाकियों पर दिमाग लगा दो कि सर अब आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, -b/x+1, अरे लिमिट रख दो यार, -b/x+1, आई डोंट नो कितना आएगा, 1/1 -b/x+1, लिमिट 0 and 1 कितना आ गया? +b/2 आ गया क्या? है ना, +b/2। तो दिस गिव +b/2 d -b/x+2, 1/2 -1/3। शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूं क्या? ठीक, 1/6। खैर मैं कैलकुलेशन गलत करना तो वो तो मेरा अधिकार है कि सर आपको बिल्कुल ग्रांटेड है, आप तो करो, गलत करो कैलकुलेशन, ठीक है, यू आर कंप्लीटली अलाउड। ठीक, अब मानते हो दिस इक्वल टू, तो ये अगर मैंने गलत किया है, आई एम एज्यूमिंग दिस टू बी करेक्ट, और अगर मैंने गलत किया तो कोई फर्क नहीं, तुम सही कर लेना। ठीक, मानते हो एक इक्वेशन, दो अननोन, राइट, लेकिन क्या तुम इस बात का इस्तेमाल नहीं करोगे कि सर जो इंटीग्रेंड है उसका न्यूमरेटर तो एक लीनियर है, तो आपको एक बार एलसीएम भी तो लेना चाहिए था, b इंटू डी इंटू दिस मस्ट बी सेम एज ax प्लस बी। दिमाग का इस्तेमाल करो। तो आई गेस दीप्यमन कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 0 करो, सही है ना? तो दीप्यमन सही कह रहा है ना कि देखो देयर इज नो एक्स स्क्वायर, तो उससे b प्लस डी 0 आ गया। अब मुझे लगता है 2 इक्वेशन 2 अननोन, यू कैन सॉल्व फॉर b, यू विल सॉल्व फॉर d, बस सफिशिएंट है कि सर b और d निकल आएगा। ठीक, ये कैलकुलेशन को संभाल लेना है ना, होपफुली मैंने गलत लिखी होगी। ठीक, अगला कौन सा था? अप टू 15 डन, 16th क्वेश्चन। ओके, अरे क्यों सारे सॉल्यूशन पूछना चाहते हैं यार? 13 था, 13 में लॉपिटल मत लगा ले देना। ठीक, मैंने बहुत साफ कहा था, जब लॉपिटल तब लगाते हैं जब सवाल नहीं बनता है। ठीक, अब बनते हुए सवाल को तुमने लॉपिटल लगा दिया, फिर बाद में आके पूछोगे सर फ्लॉ कहाँ है, फिर मैं कहूंगा यार वो देखना वो एफ डैश की कंटिन्यूटी फेल हो रही है। लॉपिटल की वो स्ट्रॉन्ग कंडीशन याद है? तो इसीलिए बहुत साफ मैंने कहा था कि मत लगाया करो लॉपिटल जब तक उसके बगैर क्वेश्चन संभव नहीं है। ठीक, वरना डाउट में पड़ जाता हूं मैं कि कहीं ऐसा तो नहीं लॉपिटल की कंडीशन फेल हो जाए। सही हाँ, तो इस क्वेश्चन को करने के मल्टीपल मेथड्स थे, राइट? जिसका पहले बेस्ट सॉल्यूशन बताऊं, ट्रिकी सॉल्यूशन, या टू द पॉइंट? देखो टू द पॉइंट सॉल्यूशन तो तुम खुद कर लोगे। टू द पॉइंट सॉल्यूशन ये है कि इस क्वेश्चन में साइन की पावर 4 को इंटीग्रेट करना पड़ेगा अगर तुम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन चाहते हो, और पावर 4 को वैनिश करने का तरीका तुम सभी को आता ही है, सही है ना? कि सर वो इनडेफिनिट में किया था, तो एक बार मैं इंटीग्रेट कर लूंगा, फिर मैं उसमें 0 और a लिमिट पुट करूंगा, और जब तुम लिमिट पुट कर लोगे ना, तो जब एक्सप्रेशन आएगा तो यू विल से कि सर ये लिमिट के हमारे सबसे इजी क्वेश्चंस में है प्रॉब्लम। ऐसे क्वेश्चन हमको जीएन बर्मन में लिमिट्स में किए थे हमने,
इतना हल्का लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, अब मैं उन लोगों की बात करता हूं जो थोड़ा सा अच्छा सोचते हैं कि सर थोड़ा सा हम ट्रिकी भी सोचते हैं। मानते हो इन्फिनिटी की बात हो रही है, तो कोई भी नंबर ए जो है ना, इन्फिनिटी पर मैं कह सकता हूं इज लाइक दिस, एन इज सम नेचुरल नंबर। इस बात में किसी को समस्या है? वही बात जो तुम कहना चाहते हो सर स्क्वीज प्ले, स्क्वीज प्ले के लिए मैं बोलूंगा लाई बिटवीन एन पाई से n+1 पाई। ठीक, तो स्क्वीज प्ले कह लो या ठीक नहीं, एन पाई तो नहीं पुट कर सकता ना, क्योंकि वो कोई जरूरी थोड़ी कि इंटीग्रल पाई हो, नहीं भी हो सकता है। तो अल्फा पर मैंने फ्रीडम छोड़ दी ना तुमको कि अल्फा बी एनी रियल नंबर। जो लोग सैंडविच कहना चाहते हैं उनके लिए मेरा कमेंट है एन पाई और n+1 पाई के बिटवीन। ठीक, तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई समस्या नहीं कि हाँ सर आप बिल्कुल इसको ऐसा लिख सकते हो। उसका कारण पता पड़ेगा। मैं पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी में जाना चाहता हूं। साइन की पावर 4 का जो पीरियड होता है ना वो पाई होता है, तो इस कारण से मुझे क्लिक किया कि यार कुछ ऐसा कुछ करते हैं। साइन 4 अपॉन ए। अब प्रॉब्लम एन में जा चुका है ना, तो एन ऑब्वियसली इंफिनिटी। सही। अब मेरे ख्याल से जो आलसी लोग हैं, ठीक है, वो कहेंगे कि सर इसको तोड़ दीजिए, 0 से n पाई, n पाई से n पाई प्लस अल्फा। फिर वही आलसी लोग मुझे दोबारा कहेंगे कि सर वो जो n पाई से n पाई प्लस अल्फा है उसमें शिफ्ट प्रॉपर्टी लगा दीजिए, x को x प्लस n पाई, तो वो 0 से अल्फा रह जाएगा, n पाई कट गया। सही कह रहा हूं ना भाई आलसी लोग? अच्छा, अल्फा मानते हो? अल्फा एक छोटा नंबर है, अल्फा इज सम फाइनाइट नंबर नॉट टेंडिंग इंफिनिटी। सोचो इस बात को। ठीक है, अरे अल्फा बेचारे का तो पर्पस सिर्फ इतना है कि n पाई से लेके n+1 पाई के बीच की वैल्यू है ना, तो आई एम श्योर कि तुम इसको समझ लोगे कि सर ये एक कोई फाइनाइट नंबर है। तो क्या इस बात को एग्री करते हो कि सर ये एक फाइनाइट वैल्यू होगी? फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, सोचो सोचो, फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इज 0, तो इसकी तो मुझे चिंता है ही नहीं। अब रही बात इस क्वांटिटी की, तो तुम सब जानते हो यार सर n टाइम्स। फिर तुम कहोगे सर इसका तो मेरे को आंसर ही पता है, ये इसको अपनी फेवरेट प्रॉपर्टी इस्तेमाल कीजिए, 0 से 2a। कुछ लोग समझ रहे मैं कर क्या रहा हूं, 0 से 2a। फिर कहोगे सर घर से याद करके आए ऐसे, है ना, वो क्या था 3π/16, यही था ना 3π/16। तो इफ आई पुट 3π/16, तो मानते हो अब n इंफिनिटी लगा दो, कहना सर बस यही आंसर है, 2 × 3π/16 अपॉन पाई, तो आंसर 3/8 आ गया। गॉट इट? बाकी वो जो पहला सॉल्यूशन है वो भी अच्छा है, ठीक है ना। वो फर्स्ट सॉल्यूशन भी अच्छा था कि सर मैंने तो साइन की पावर 4 का इंटीग्रेशन किया था, उससे भी हो जाता है। 2016 क्वेश्चन बोला राइट? ये अच्छा क्वेश्चन है। एक बात सोचो, अगर मैं तुमसे बोलूं 1 से लेकर 9.8, तो तुम मीनिंग तो समझते हो कि सर आपका t जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है वो 1 से 9.8, तो क्या तुमको फीलिंग नहीं आ रही कि जो इसका ग्रेटेस्ट t है वो अलग अलग केसेस पर डिसाइड हो रहा है? 1 से 2 व्हाट इज द वैल्यू, 2 से 3 वैल्यू ऑफ GIFT। सही है, तो तुमको लगा नहीं कि सर 1 से x तक आई एम अनेबल टू इंटीग्रेट,
तो कुछ लोग सोच पा रहे हैं कि सर इसे तोड़ना पड़ेगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 1 लेंथ का आखिरी इंटरवल कोई सोचेगा? सर 1 लेंथ का जाना तो x तक है, पूरे 1 लेंथ का लास्ट इंटरवल। मैं तुमसे सेकंड लास्ट इंटीग्रल और लास्ट इंटीग्रल पूछना चाहता हूं। लो लास्ट इंटीग्रल में ये भी मदद कर दी मैंने, हियर इज x, यहां पर कौन होगा? तो क्या तुम जानते हो आखिरी इंटीजर जो x के पहले आएगा वो कौन होगा? तो जिसको थोड़ी भी बुद्धि है वो कहेगा सर GIF(x), ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस और इक्वल टू, सही है ना? तो लास्ट इंटीजर बिफोर इज GIF। आई थिंक दिस पॉइंट शुड बी क्लियर टू ऑल, है ना? अब कई लोग समझ गए कि सर t का GIF डिसाइड हो गया, है ना, क्योंकि t जो है 1 से 2 में लाई कर रहा है, तो GIF t इज 1 आउट। f डैश, अरे आंसर ही लिखते जाएं क्या कि सर ये इंटीग्रेट क्यों करवा रहे हो, है ना? तुम लोग तो समझ गए कि सर हम इंटीग्रेट क्यों करें। f डैश t dt, लिमिट रखो, हटाओ, हो गया सर, हो गया। f2 माइनस f1, अगला इंटीग्रल समझ गए सर, 2 GIF t तो बाहर आ गया, 2 f डैश t जिसका इंटीग्रल ft, लोग समझ पा रहे? 3 माइनस 2, बस अब तो गया दिमाग में कि सर ये 3 बाहर, 4 माइनस 3, सिमिलरली GIF x माइनस 1, f ऑफ GIF x माइनस f ऑफ GIF x माइनस 1, और ये लास्ट इंटीग्रल भी खत्म। ग्रेटेस्ट t बाहर आ गया ना यार बेचारा, f ऑफ x माइनस f ऑफ ग्रेटेस्ट x। मेरे ख्याल से आंसर जिस फॉर्मेट में लिखा है आ गया। अप टू 20 डन क्विकली, अप टू 20 देख लो, देख लो। अप टू 20 ओवर, ओके। 25, 18th प्लीज। 18th में एक्चुअली मैं कहूंगा आदित्य कि तुमको ना इंटीग्रल को अकेला रखना चाहिए, एंड लेट्स कलेक्ट ऑल टर्म्स वन साइड। ठीक, मैं सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल पर बात कर रहा हूं। तो ट्रिपल डैश x माइनस टी होल स्क्वायर, है ना? तो तुमको इसको देख के, आंसर को देख के फीलिंग नहीं आ रही कि यार इंटीग्रल ट्रिपल डैश x माइनस टी होल स्क्वायर, और जो बाकी टर्म है उसमें आ रहा है डबल डैश f डैश f, तो इससे तुमको फीलिंग नहीं आई कि सर ट्रिपल डैश को इंटीग्रेट करना पड़ेगा? सोचो, है ना? तो बाई पार्ट लगा दो, ट्रिपल डैश बिकम डबल डैश इनटू होल स्क्वायर। रुको, होल स्क्वायर लिमिट भी पुट कर देता हूं साथ में कि सर वो डेफिनेट की लिमिट भी रख दो, लिमिट 0 लिमिट x, तो लिमिट x रखने पर, और x माइनस टी, x माइनस एक्स 0 हो गया बेचारा, है ना? माइनस डबल डैश ऑफ 0 x माइनस 0। कुछ समझ में आया ये मैंने कर क्या दिया? माइनस, राइट, 0 से x, ट्रिपल डैश का इंटीग्रल डबल डैश, और x माइनस टी होल स्क्वायर डी टी के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स x माइनस टी इंटू माइनस 1 भी तो आएगा, है ना? तो ये प्लस हो गया ना, 2 टाइम्स डी टी। एक बार देखना मैंने गलत तो नहीं किया, वो x माइनस टी होल स्क्वायर का डेरिवेटिव बाई पार्ट लगा रहे हो ना, ये आया
अब मुझे ऐसा लगता है कि अब इसके आगे प्रोसेस तुम खुद कंटिन्यू कर ले जाओगे, है ना, कि सर अब इसके आगे बाई पार्ट को कंटिन्यू करो। टेक अगेन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, आ जाएगा आंसर। ट्वेंटी 21 से 25, एनी डाउट? 21 से 25, हाँ 25 का 2 बताता हूं। प्रद्युम्न 22, ओके। प्रद्युम्न 22 हमारे फेवरेट थॉट से बहुत अच्छा हो जाता है, मालूम। ऐसे डिसीजन कभी कभी लेने पड़ते हैं यार। तुम ये बताओ, क्या मैं तुमको एक 0 से इंफिनिटी करा के भेजूंगा, उसके अलावा कुछ वेरिएशन करूंगा तो तुम नहीं कर पहचान पाओगे कि सर वही आइडिया इस सवाल पे भी लग रहा है। हाफ से 2 को क्यों ना हाफ से 1, 1 से 2 लिख दिया जाए। अब देख प्रद्युम्न, अगर यहां पर 1/t डाल दिया जाए तो मानता सर ये भी 1 से t बन जाएगा, 1 से 2 बन जाएगा। सोचो सोचो कि सर इस इंटीग्रल में 1/t डाल दीजिए, तो लेट्स सी व्हाट हैपन। 1 से 1/t है ना, तो -ln u, अरे मैं 1/u रखवा रहा हूं, -ln u -du अपॉन u स्क्वायर, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया। 1 + 1 अपॉन u की पावर n, मैंने एलसीएम भी ले लिया, तो u की पावर n न्यूमरेटर बिकम n-2। कैलकुलेशन तुमको समझना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, माइनस का एडजस्टमेंट हो चुका है, अब लिमिट क्या बन गई सर? 2 से 1 बन गई, ठीक। और ये 1 से 2 है, तो इसको भी 1 से 2 बना लो। और तुम तो जानते हो कि सर वो लेटर तो आप चेंज करने में हेजिटेट ही नहीं करते हो, तो मेरे ख्याल से 1 से 2, अब दोनों को उठा के एक ही में डाल दिया। ln t 1 + t की पावर n, ये तो दोनों में कॉमन है, ये माइनस बन चुका है। 1 - t की पावर n-2, दिस बिकम योर प्रॉब्लम। ये सवाल बन गया तुम्हारा, सोचो सही। अब 1 से 2 इंटरवल, तुम एग्री करते हो कि सर 1 से 2 आपका जो ln t है ना वो पॉजिटिव है, आपका जो 1 + tn है वो भी पॉजिटिव है ना। इस क्वांटिटी को आप भूल जाइए। अब 1 से 2 की बात हो रही है, इंटीग्रल 1 से 2 है ना, तो t टेक्स वैल्यू बिटवीन 1 से 2, ये तो पॉजिटिव है। अब तुमको लगता नहीं डिपेंडिंग ऑन दिस पावर, अगर ये पावर नेगेटिव हुई, नेगेटिव पावर है ना, तो तुम समझ जाओगे कि सर t जो है वो 1 से बड़ा नंबर है, और 1 से बड़े नंबर को अगर नेगेटिव पावर लगाओगे तो वो 1 से छोटा हो जाएगा, है ना। तो अगर n-2 नेगेटिव है, दिस इज लेस देन 1, और लेस देन 1 1 से घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा। तो मेरे ख्याल से तुम लोग समझ गए कि सर अगर n-2 नेगेटिव हुआ तो आपका ये जो इंटीग्रैंड है ना, ये पूरा इंटीग्रैंड पॉजिटिव आ गया, और अगर इंटीग्रैंड पॉजिटिव है तो उसका इंटीग्रेशन 1 से 2 वो भी पॉजिटिव होगा। योर आंसर इज पॉजिटिव। क्या आप इसी तरह से खुद समझ जाओगे कि सर n-2 पॉजिटिव बताने की जरूरत नहीं है, n-2 बराबर 0 बताने की जरूरत नहीं है, हम टैकल कर लेंगे इजी। n-2 इक्वल टू 0, n-2 पॉजिटिव, n-2 नेगेटिव, तीनों केस क्लियर हो गए एक बार में। 21 में तो कुछ भी नहीं है यार, 21 में तो प्रॉब्लम ये हो गई कि ये क्वेश्चन की प्लेस गलत हो गई है ना, कि सर ये तो डिफरेंशियबिलिटी का सवाल यहां आ गया, तो हम कैसे करें? आपने इसको डेफिनेट की शीट में कैसे डाल दिया, फिर जेई में कैसे पहचानोगे, है ना, कि यार ये तो फंक्शनल इक्वेशन का सवाल है जिसको हम लोग डिफरेंशिएट करके किया करते थे, जिसको हम लोग लिमिट लगा के किया करते थे। तो पहले एफ एक्स निकालो 21 में और एफ एक्स निकल आएगा। कुछ लोग तो स्टेप तक याद है कि सर डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स को ही पुट कर दो, तो उससे पहले एफ डैश एक्स निकलेगा और उसके बाद फिर जाके फंक्शन निकलेगा, ठीक। 23 इज अ गुड प्रॉब्लम।
इसका देखो पहला पार्ट तो बहुत लल्लू है, फर्स्ट पार्ट ओरल बता दूं। जिसको पता है कि कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, है ना, कि यार इसने तो कह दिया हर पॉइंट पर चेक करो, तो तुमको लगता नहीं किसी जनरल पॉइंट अल्फा पर चेक करा दो, तो अल्फा पर कैसे चेक करोगे कि सर राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर एफ अल्फा। तो आरएचएल मानते हो एफ अल्फा प्लस एच बराबर एफ अल्फा, दिस इज माई टारगेट। तो तुमको ओरल फील हो रहा है कि एफ यू को डाल दो अल्फा प्लस एच और वी को रख दो अल्फा, ये इनइक्वालिटी ट्रू है ना। तो एफ अल्फा प्लस एच माइनस एफ अल्फा मॉड लेस इक्वल टू मॉड एच। अब जो समझदार लोग हैं दे विल से कि सर दोनों साइड लिमिट एच टेंडिंग जीरो ले लीजिए, लिमिट्स इनइक्वालिटी सेम रहेगी। मानते हो योर राइट हैंड साइड बिकम जीरो, अरे लिमिट मॉड एच एच टेंडिंग जीरो इज जीरो, और इधर आ गया लिमिट एच टेंडिंग जीरो एफ अल्फा प्लस एच माइनस एफ अल्फा मॉड। लेकिन जानते हो ना कि सर मॉड जो है वो लेस देन जीरो तो संभव नहीं है, लिमिट ऑफ मॉड इज लेस इक्वल टू जीरो, तो लेस देन जीरो इज इम्पॉसिबल, बराबर जीरो होना पड़ेगा। तो क्या इससे प्रूव हो गया एफ अल्फा प्लस एच बराबर एफ अल्फा, लिमिट एफ अल्फा प्लस एच बराबर एफ अल्फा। और मुझे लगता है सेम वे तुम एफ अल्फा माइनस एच बराबर एफ अल्फा भी कर दोगे। ठीक, इसका सेकेंड पार्ट इज एक्सट्रीमली गुड, लेकिन मैथ्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो ऐसी ऑब्जर्वेशन तुमसे क्यों नहीं एक्सपेक्ट करेगा कि सर हमने थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखा। इसीलिए मैंने वो जो टॉक बोली थी मैंने, उसमें मैंने बहुत साफ साफ कहा था, डोंट जंप टू द प्रॉब्लम एट वंस, सून आफ्टर रीडिंग द प्रॉब्लम, गिव सम टाइम टू थिंक, है ना, टू लुक एट द प्रॉब्लम केयरफुली, उसको ध्यान से, क्या कहते हैं, सवाल को जो है ना घूरना होता है ना। तो अगर तुम ध्यान से सवाल को घूरोगे ना, तो जो b माइनस ए एफ सी है ना, कुछ लोगों को दिखेगा कि अरे यार ये तो इंटीग्रल एफ सी डीएक्स लिखा है ए से बी, तो वो जो एफ सी इंटू बी माइनस ए है वो पकड़ में आ गया कि एफ सी डीएक्स। तो उन लोगों का पहला ही स्टेप ये था कि सर आपका लेफ्ट हैंड साइड ये लिखा हुआ है, सोचो जल्दी से हाँ बोलो, दिस स्टेप मस्ट बी क्लियर टू ऑल। सही। अब मानते हो मैंने कुछ इनइक्वालिटीज लिखवाए थे, मॉड इंटीग्रल, तो क्या तुम कह सकते हो कि सर दिस इज लेस इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मॉड? मुझे लगता है इस बात से किसी को कोई तकलीफ नहीं है कि सर ये तो हम जानते हैं, यहां आपने फंक्शन को कभी नेगेटिव बनने ही नहीं दिया। ठीक, अब मानते हो प्रॉब्लम की कंडीशन के अकॉर्डिंग एफ यू माइनस एफ वी लेस इक्वल टू यू माइनस वी मॉड, तो तुम तो जानते हो कि सर यूजिंग इनइक्वालिटी कंसेप्ट वी कैन फर्दर राइट इट मॉड एक्स माइनस सी डी एक्स ए से बी। ये सब तुम लोग पढ़े हुए लोगों कि सर यहां तक मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। अब कई लोग इसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं कि सर ये तो अब कुछ बचा ही नहीं, अब तो आप तो ग्राफिकली सोचते हो कि देखो ए से बी, और सी के बारे में बोला गया है कि सी बेचारा जो है वो ए और बी के कहीं बीच में लाई कर रहा है, कहीं बीच में। कुछ लोगों ने कहा चलो सी को यहां मानते, तो ए से लेकर बी तक मॉड का है ना, ये ग्राफ है ना वर्सेस एक्स, तो मेरे ख्याल से दो ट्राइंगल का सम, तो ये क्वांटिटी आ गई हाफ सी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर, हाफ कॉमन। तुम्हारे आंसर से मैच करा रहा हूं मैं, सही। एंड नाउ यू कैन डू,
कि सर खत्म है, तो खोल दीजिए इसको, सी स्क्वायर, आपको a माइनस बी होल स्क्वायर चाहिए ना, तो सी स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2c a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। सही कर रहा हूं क्या? ठीक है ना। अब जो समझदार लोग हैं दे विल से कि सर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए ना, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लो। ये बन गया ना a माइनस बी होल स्क्वायर, तो प्लस ए बी बैलेंस भी तो करना पड़ेगा। a माइनस बी होल स्क्वायर बाई 2 प्लस बाकी की ये टर्म तुमको लगता नहीं सर ये तो फैक्टर है, c माइनस ए सी माइनस बी। सही है ना। और अब मुझे लगता है कि एनडीए के पेपर में कैलकुलस ओरल बननी भी चाहिए थी। c माइनस ए सी माइनस बी, तो डोंट यू थिंक कि सर c माइनस ए सी माइनस बी जो है ये नेगेटिव क्वांटिटी है, c a से बड़ा है और c b से छोटा है, तो एक क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल टू 0 और एक क्वांटिटी लेस इक्वल टू, तो ये जो क्वांटिटी है ये लेस इक्वल टू 0 है। तो क्या मैंने प्रूफ कर दिया कि होल लेस इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर बाई 2। वैसे तो मैं तुमको और भी आइडियाज अच्छे बता सकता हूं, लेकिन बस प्रॉब्लम क्या है ना कि कुछ ज्यादा ही, एक होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड और एग्जाम टाइम में ऐसे ही मेथड बनते हैं, ये तुम श्योर मान लो। एग्जाम में डिफिकल्ट आइडियाज पता है कब क्लिक करता है, जब उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड नहीं होता है कि सर मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आ नहीं रहा था, क्वेश्चन में कुछ क्लिक ही नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने उसको बहुत ध्यान से देखा तो मुझे कुछ टू द पॉइंट, कुछ क्लिकिंग, कुछ डिफिकल्ट बात क्लिक की। लेकिन अगर सवाल में तुमको दिख रहा हो ना कि यार ये कैलकुलेशन के थ्रू हो जाएगा, तो वहां तुमको इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थॉट एग्जाम में नहीं आएंगे, है ना, और उस वक्त तुम ज्यादा ट्राई भी नहीं करोगे। ठीक, तो मैं तुमको ऐसा कुछ ट्रिकी आइडिया बता तो देता हूं, लेकिन आई एम श्योर कि एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सोचेगा। ठीक, मानते हो ये एरिया की हाईएस्ट वैल्यू चाहिए, तुम क्या चाहते हो कि सर ये लेस इक्वल टू चाहता हूं मैं, कि दिस क्वांटिटी शुड बी लेस इक्वल टू, है ना, तो तुम एरिया का हाईएस्ट आंसर चाहते हो। ठीक, तो अब ऐसे इमेजिन करना, मान लो सी जो है, इस तरह के आइडियाज तुमको एरिया अंडर कर्व में भी देखने को मिलेंगे। मान लो सी इज द मिडिल पॉइंट, थोड़ी देर के लिए मान लो कि सर सी मिड में है, तो क्या फील कर पा रहे हो कि सर ये दोनों बराबर ट्रायंगल हो गए, इक्वल ट्रायंगल। अब तुम एक काम करो, जरा सी को नई पोजीशन लो कि सर इसके लेफ्ट में कहीं लेते हैं, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ सी, सी डैश। अब इमेजिन करो कि अगर ये सी होता तो सही। अब जरा एरिया शेडेड देखो कि सर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। ठीक, जरा पिछले फिगर से कंपेयर करने की कोशिश करो, कंपेयर टू प्रीवियस फिगर। तो प्रीवियस फिगर से क्या तुमको लग रहा है कि सर ये जो ब्लू एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है ना, ये माइनस हो जाएगा, ये एरिया प्रीवियस एरिया में माइनस हो जाएगा, ये वाला एरिया। ठीक, और ये एरिया ये प्लस हो जाएगा। उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया, है ना, नहीं एक मिनट, क्या बोल दिया, हाँ सही तो बोला है। क्या मिस्टेक बोल दी मैंने? ये एरिया माइनस और ये एरिया प्लस, सही है ना, सही कहा ना, ओके।
तो ये तो वैल्यू बढ़ गई ना, कि सी को इधर लेने से मैंने इनइक्वालिटी उल्टी तो नहीं लगा रखी है ना, सब कुछ ठीक तो है, लेस इक्वल टू, हाँ आई थिंक ऑल परफेक्ट ना, ठीक है। तो क्या तुम इस बात से एग्री करते हो कि सर इंटीग्रल की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि ये जो एडेड एरिया है, क्या फील कर पा रहे हो कि सर ये एडेड एरिया ये सब्ट्रैक्टेड एरिया से ज्यादा है? जल्दी से हाँ बोलो। एडेड एरिया कंपेयर टू सब्ट्रैक्टेड इज मोर। तो जो पिछला आंसर था, जो इसके करस्पॉन्डिंग आंसर था, उससे आपको ज्यादा आंसर मिल गया, ठीक। तो ज्यादा आंसर का मतलब समझ गए कि सर बढ़ रहा है, मिडिल से आप इधर की तरफ बढ़ रहे हो तो वैल्यू बढ़ रही है, इंटीग्रल की वैल्यू बढ़ रही है अगर आप लेफ्ट जाते हो, ठीक। तो इसका मतलब है जब तुम बढ़ते जाओगे तो अगर तुम ए तक आ गए तो वैल्यू बढ़ेगी, ठीक। तो मैक्स वैल्यू ए पर आई। इसी तरह से तुम शो कर सकते हो कि अगर आपने सी राइट में लिया होता कि सर यहां लीजिए सी, ये है सी की पोजीशन, तो तुम फिर बता दोगे कि सर देखिए आप वो जो मिडिल पोजीशन है उससे कंपेयर कीजिए, तो मिडिल पोजीशन से तुम देख पाओगे कि ये पोर्शन, इतना पोर्शन ये सब्ट्रैक्ट होगा और ये पोर्शन ऐड होगा, सही है। तो तुम फिर फील कर जाओगे कि सर सब्ट्रैक्टेड कंपेयर टू एडेड इज लेस। तो जो आप जोड़ रहे हो ना वो ज्यादा है सब्ट्रैक्ट के, तो इसका मतलब है इधर जाने से भी इंटीग्रल बढ़ रहा है, यहां जाने से भी, सही है। तो दोनों तरफ इंटीग्रल बढ़ रहा है कि मिड में, तो इसका मतलब है जो मिडिल पोजीशन है ना वो लोएस्ट है, यहां पर लोएस्ट, इधर की तरफ बढ़ रहा है, इधर की तरफ बढ़ रहा है, तो हाईएस्ट वैल्यू कहां आई? आइदर सी एट ए और सी एट बी। और तुम देखोगे सर दोनों पर बराबर वैल्यू आ रही है, चाहे आप सी को ए ले लो चाहे आप सी को बी ले लो, दोनों पर बराबर वैल्यू। तो मैंने शो कर दिया कि ये जो वैल्यू है ना इसकी मैक्स वैल्यू जब सी बराबर ए होता है, सी बराबर बी होता है, ठीक है। तो अब तो वैल्यू निकाल दो कि सर सी बराबर ए कुछ है ही नहीं, ये अगर आप सी बराबर ए ले लोगे तो ये ट्राइंगल तो डायरेक्ट हो गया, हाफ बी माइनस ए स्क्वायर। 24th क्यों पूछा भाई? 24 तुमको लगता नहीं कि सर ये तो हमारा फेवरेट क्वेश्चन है? इससे तुम्हारी फैमिलियरिटी है कि नहीं? एन सी के -1 की पावर के 0 से n, मैंने कराया है भाई, लोगों को कराया है मैंने, सही है ना। कि सर इसको देखते ही हमारा जो सबसे पहला थॉट है वो ये आता है कि यार यहां से शुरू करो, सही। और फिर वो कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन है, क्यों? क्योंकि डिवाइड बाई के प्लस एन प्लस वन, तो अगर इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया तो अपॉन के प्लस वन आ जाएगा। तो जो समझदार लोग हैं वो लोग कहेंगे कि नहीं नहीं डायरेक्ट इंटीग्रेट मत करना, तुमको के प्लस एम प्लस वन चाहिए ना, तो x की पावर m मल्टीप्लाई एंड नाउ यू इंटीग्रेट, समझ गए। तो अब अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए, अब तो लोग समझते हैं कि सर अब कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में, इंटीग्रेट और फिर मानते हो x वैनिश कि यार ये तो 1 अपॉन के प्लस एम प्लस वन, तो कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर 0 से 1, 0 से 1, सही है। तो ये जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड मानते हो वो तो इसके बराबर है, दिस इज योर LHS इक्वल टू, लगाओ दिमाग लगाओ, ठीक। अब वैसे तो तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक प्रॉपर्टी जो मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूं कि सर आप 0 से a प्रॉपर्टी बहुत कम लगाते हो, तो इन दिस प्रॉब्लम आप जरा 0 से a लगाओ,
तो ये बन गया x की पावर n, ये बन गया 1 माइनस एक्स की पावर m। अब मानते हो इसको फिर से सिग्मा में लिख दो, तो अब की बार ये 1 माइनस एक्स की पावर m है ना, m, तो तुम समझ गए कि सर अब m c k 0 से लेकर m जाएगा और x की पावर n प्लस k का इंटीग्रेशन, तो वो n अपॉन n प्लस k प्लस 1 आ जाएगा। तो RHS बना कि नहीं बना, है ना। तो LHS इसके बराबर आया और इसको मैंने प्रॉपर्टी लगा के लिखा, तो वो जो नया इंटीग्रल बना वो अगले बाइनोमियल के बराबर है, अगले सिग्मा के बराबर है। वैसे तुम्हारे में से कोई ऐसा है जो कहे कि सर मुझे तो इसकी वैल्यू भी आती है, मैं तो आपको इसकी वैल्यू निकाल के दिखा सकता हूं, ठीक। तो जो तुम में से पढ़ने वाले लोग हैं वो कहेंगे सर 14 का बी पार्ट, ए पार्ट, इसी एक्सरसाइज का 14 का ए, वो यही सवाल तो है। कुछ लोग समझ गए, है ना। और जिन्होंने 14 का ए पार्ट का आंसर निकाला है, क्या उन लोगों को लगता है कि सर m और n को अगर आप इंटरचेंज कर दो, x की पावर m 1 माइनस एक्स की पावर n, या फिर x की पावर n 1 माइनस एक्स की पावर m, अगर दोनों को इंटरचेंज कर दो तो आंसर में कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। आप अपना आंसर सामने देखो क्या लिखा है, m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल। मेरे ख्याल से बात समझ गए कि हाँ ये दोनों सेम ही है। अप टू 30 एनी अदर, जल्दी खत्म करो भाई, डिस्कशन एंड करें। एक्सरसाइज 3 अप टू 30, 6 to 30 I called। ट्वेंटी का बीज इसको पूछना है वो अपॉन एन कर दे, ठीक है ना, डिवाइड बाई एन, डिवाइड बाई एन। 25 तो 2 इक्वेशन 2 अननोन, तो जैसा 10th में सिखाते ना वैसा करो। एक बार एफ और एफ डैश जी डैश को जोड़ देना और एक बार एफ डैश जी डैश को सब्ट्रैक्ट कर देना, और मुझे लगता है कि तुम इंटीग्रेशन कर लोगे कि सर एफ माइनस जी का होल डैश बन गया और उधर 2 टाइम्स एफ माइनस जी बन गया। तो यार एफ माइनस जी को तुम एच फंक्शन ट्रीट करके रीड नहीं कर पाओगे कि ये तो एच डैश एक्स बराबर 2hx लिखा हुआ है, ठीक। तो एफ माइनस जी निकल आएगा बाय इंटीग्रेशन, और एफ प्लस जी भी निकल आएगा जो कि पहला पार्ट है, ए पार्ट, ठीक। और फिर एफ माइनस जी आ गया, एफ प्लस जी आ गया, तो दोनों से फाइंड एफ फाइंड जी, बता तो दिया मैंने। 2 इक्वेशन क्रिएट कर दी मैंने, एक बार दोनों को जोड़ा, एक बार दोनों को घटाया। 29 वॉट। 29 तो तुम लोग यार डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, है ना, कि सर ऐसे सवाल तो डिफरेंशिएट करो फिर पुट करके खत्म हो जाते हैं। डैश एक्स प्लस वाई 3 टाइम्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। फिर कई लोगों को याद है कि ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली अब आप एक्स को ही पुट करा देते हो कि चलो एक्स को 0 रख दो, तो लोग समझ गए कह रहे तो इससे लल्लू क्वेश्चन क्या निकलेगा। और रही बात एफ डैश 0 की, है ना, तो एफ डैश 0 के लिए कहीं इंफॉर्मेशन है, एफ डैश 1 की, तो एफ डैश 1 तो मुझे सामने दिख रहा है, यू इज एफ डैश 1, ठीक है। चलो इस एफ डैश 0 को चलने दो कि सर ये बाद में निकाल लेंगे, तो अब तुम इंटीग्रेट कर लो कि ln f 3 ln f एफ डैश 0 इंटू एक्स प्लस सी। कुछ लोग समझ रहे क्या कर रहा हूं। और फिर रही बात सी की, तो वो f1 बराबर 6, f1 बराबर 6 0 एफ डैश 0 सी प्लस एफ डैश 0 माइनस एफ डैश 0 आ गया। कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि सर सी इतना आ गया, सही है, और ये यहां तक पहुंच गया। मेरे ख्याल से मैंने कैलकुलेशन सही की है, f1 6, अरे एक मिनट में गलत की है कैलकुलेशन, रॉन्ग है, टोटल गलत कैलकुलेशन। x को 1 रखा,
3ln6, 3ln6 आया। तो C को हटा दो। मेरे ख्याल से अपनी मदद खुद करो, इतनी मदद मैंने कर दी, इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुमको? ठीक है कि सर तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक, और F16, F0 खुद नहीं निकाल लोगे कि सर F0 x और y दोनों को 0 रखिए, तो 3F0 बराबर F स्क्वायर 0। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर F0 की वैल्यू भी है मेरे पास, एंड F0 इज व्हाट? 3F0 बराबर F स्क्वायर 0। 3 आया ना, F0 3 आया, क्योंकि F0 यू कैन नॉट टेक 0। अरे वो लिखा हुआ है R प्लस। तो आई थिंक इतनी बहुत है ना कि सर टेक हेल्प ऑफ दिस, टेक हेल्प ऑफ दिस, इससे आपका C भी निकल आएगा, आपका F'0 भी निकल आएगा। तो Fx कंप्लीटली नोन। डिस्कशन ओवर, क्विकली देख लो और कोई डाउट अप टू 30? देख लो देख लो, एनी अदर प्रॉब्लम लेफ्ट क्विकली? नो? एंड करें डिस्कशन। बहुत लंबी छुट्टी आती है ना, इतने दिनों में तो तुम लोगों ने एक्सरसाइज 4 तक खत्म कर डाली होगी नहीं? ओके, डिस्कशन डन। मेरे ख्याल से जो सबसे अच्छा क्वेश्चन था वो तो किसी ने पूछा नहीं, एंड दैट वाज 30 का डी पार्ट, राइट? तो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं डी पार्ट जो है वो tan इनवर्स x बाई रूट टू इंटू 1 बाई रूट टू फिर लिमिट पुट कर दी, तो tan इनवर्स की वैल्यू मुझे थोड़ी आती है। ठीक, तो उस आइडिया से मत करना। तो 30th क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत स्ट्रांग आइडिया है जो कि तुम्हारे लिए आगे भी काम में आना चाहिए मेरे हिसाब से। एक इमेजिन करो 0 से 2, 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर, जस्ट ऐसे इमेजिन करो कि सर कुछ फंक्शन घट रहा है ना, 0 से 2 इंटरवल में। राइट, कुछ वैल्यू आ गई 2 प्लस 4 6 और 2 प्लस 0 हाफ। अब जिन लोगों ने इसकी मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू को लेकर निकाला, तो मानते हो उससे बेहतर आंसर दिया है। इस बात को एग्री करते हो कि सर जो डी पार्ट है, अगर मैं 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन हाफ यूज करूं एंड मोर देन 1/6 यूज करूं, तो जो आंसर आ रहा है वो इस गिवन आंसर से बड़ा सेट है। तो इसका मतलब है कि तुमको और आंसर को बेहतर बनाने की जरूरत है। ठीक, तो तुमने तो यार ये कर दिया कि आंसर तुम्हारा इस रेक्टेंगल के एरिया से छोटा है, जो कि बिल्कुल सही है। तो अब तुमको आंसर और क्लोज टू राइट आंसर लाना है। तो इंप्रूव कराऊं, तो मैंने इस पूरा रेक्टेंगल के बजाय मैंने कहा यार इसको क्यों ना 2 पार्ट में डिवाइड करें, 0 से 1। 1 पर कितनी वैल्यू आएगी इसकी, है ना, 2 प्लस 1 1/3। तो अब देखना ध्यान से, अगर मैं बोलूं, सोचो, लेस देन दिस, लेस देन दिस, तो तुमको लगता नहीं कि जो पिछला आंसर था उससे बेहतर आंसर है ये? अभी तुम डायरेक्टली क्या कह रहे थे इसके पहले मुझसे कि लेस देन दिस, इस एरिया से, ये रेक्टेंगल के एरिया से छोटा है इंटीग्रल। और अब मैं कह रहा हूं कि यार थोड़ा सा आंसर को इंप्रूव करते हैं, दिस रेक्टेंगल प्लस दिस रेक्टेंगल से लेस। तो मेरे ख्याल से मेरी बात अभी भी सही है। तो तुम समझ गए कि सर आंसर इंप्रूव हो गया। ठीक, अब इसी तरह से तुम मोर में भी समझ गए कि सर डायरेक्टली ये वैल्यू मत यूज करिए, मोर देन दिस, है ना, इसके बजाय 2 पार्ट में तोड़ के ज्यादा बेहतर आंसर देगा, है ना, कि मोर देन दिस एंड दिस। सोचो,
तो तुमको लगता नहीं कि सर आपने जो ऑप्शन बनाया है हम तो और भी इंप्रूव कर सकते हैं। आपने ऑप्शन बनाया है हाफ से 5/6। अब इसी आइडिया को लेकर के आई कैन गिव यू मच बेटर आंसर कि चलो हटाओ 0 से 1 को भी आधा आधा तोड़ दो, 0 से हाफ, हाफ से 1, 1 से 3/2, 3/2 से 2, तो आंसर और बेटर आ जाएगा। तो ऐसे ही मेथड को हम लोग न्यूमेरिकल मेथड कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आगे जाकर के इंजीनियरिंग में यू विल कम टू नो, ठीक है कि सर ये बड़े काम के आइडियाज हैं, और जिस बात का एप्लीकेशन आगे जाकर के है दैट इज गुड फॉर इंपॉर्टेंट फॉर जेईई। चलो भाई अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, बहुत डिस्कशन हो गया। लास्ट क्लास में कोई क्वेश्चन दिया था ना मैंने? आई थिंक ये क्वेश्चन घर के लिए चला गया था ना। एरिया फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स x, y, राइट। एक मिनट होल्ड करो यार। ठीक है, आई थिंक यही था प्रॉब्लम। सेवन बाई एट, एक सेकेंड, आंसर है मेरे पास, क्या बात है, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। A5 एरिया की शीट आ गई ऐप पर, आई थिंक आज डाल दी होगी। मानते हो सर लॉग का इनइक्वालिटी है, तो लॉग का इनइक्वालिटी में तो तुम लोग समझदार हो कि सर बेस पर आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। x 0 से 1, अच्छा हम तो हाफ से 2 इंटरवल की बात कर रहे हैं, हाफ से 1, 1 से 2, यहां तक सब ठीक ठीक। नाउ अगर x हाफ से 1 है, बेस 1 से कम, तो तुमको सबको पता है कि सर इनइक्वालिटी रिवर्स, ये तो log x ऑफ 1, इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड। अच्छा तुम लोग लॉग की इनइक्वालिटी के अलावा लॉग की डिफाइनिंग को भी तुम ध्यान में रखते हो कि सर नॉट ओनली इनइक्वालिटी, log to be defined, this has to be positive also। अब मानते हो यहां पर तुम फिर धर्म संकट में कि यार अब इसके आगे क्या करूं, तो इसके आगे तुमको फिर फील हुआ कि सर आपको फिर से केस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बेस जब तक 1 से कम या 1 से ज्यादा नहीं बताओगे मैं नहीं कर सकता। तो अगेन पॉसिबिलिटीज, y 0 से 1, y मोर देन 1, सही। अब यार इसको तुम log y ऑफ y पढ़ सकते हो ना, तो यहां पर इनइक्वालिटी फिर रिवर्स करवा दो। इन दिस केस y 1 से छोटा है भाई, तो x मोर देन y, x मोर देन y। अब तुम log की डिफाइनिंग की चिंता मत करो, क्योंकि x पॉजिटिव है, और इस केस में ये, अच्छा इसको तुमने log y ऑफ 1 पढ़ लिया होगा, y ऑफ 1 log y ऑफ y, तो इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड। यहां तक बात समझ आई, ठीक। और यहां पर इनइक्वालिटी रिमेन सेम, x लेस देन y मोर देन 1। अब जो थोड़ा भी दिमाग रखता है वो कहेगा सर ये तो बेकार है। ऊपर देखिए आपने क्या लिखा हुआ है, x हाफ से 1, लेकिन यहां क्या आ रहा है, x 1 से बड़ा, विच इज इम्पॉसिबल। ये जो भी डिस्कशन हो रहा है
ये तो हाफ से 1 के लिए हो रहा है ना, ये तो फाई, देर इज नो एक्स वाई सेटिस्फाइंग दिस। अब इसे तुम ग्राफिकली पहचानते हो ना, y वर्सेस x, y लेस देन x का मतलब है पॉइंट लाइन बिलो स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स। तो जिनको आइडिया है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन का, इस इनइक्वालिटी का मतलब ये, एंड दे नो कि सर वो कोएफिशिएंट ऑफ y विच इज 1 इनटू y माइनस एक्स, इफ नेगेटिव देन एक्स वाई लाई बिलो स्ट्रेट लाइन। तो y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन के नीचे का रीजन है ना, और हाफ से लेकर 1 तक का केवल हाफ 1। तो मेरे ख्याल से शेडेड एक्स वाई पॉइंट जो है वो यहां लाई करेगा। दिस इज द रीजन वेयर एक्स वाई विल लाई। ओके, अब इस केस में चलते हैं। तो अगर इस केस में जाओगे तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। यहां क्या आ गया, log y x इज मोर देन 1। तो मेरे ख्याल से log की डिफाइनिंग भी क्लियर में आ गई कि सर अगर ये 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव भी होगा। फिर से केस बनेंगे y 0 से 1, y मोर देन 1, y अगर 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड, x लेस देन y, और यहां x मोर देन y। ठीक, 1 से 2 की बात हो रही है। अब गो फॉर दिस y लेस देन x, और y 1 से छोटा भी है। सॉरी, ये y मोर देन x है। y मोर देन x समझते हो, स्ट्रेट लाइन के ऊपर, इसके ऊपर। लेकिन अब मुझे बताओ इन दिस रीजन अगर तुम y मोर देन x को फॉलो करते हो इस लाइन के ऊपर, तो तुमको लगता नहीं कि सर आपकी ये कंडीशन फेल हो गई? आपने कहा था y 1 से छोटा, लेकिन अगर मैं इस लाइन के ऊपर लेता हूं तो y 1 से बड़ा आ रहा है। तो कुछ लोग समझ गए कि सर ये रिजेक्ट हो गया, देयर इज नो एक्स वाई सेटिस्फाइंग दिस। अब इधर आ जाओ, y लेस देन एक्स का मतलब लाइन के नीचे, y लेस देन एक्स इस लाइन के नीचे। लेकिन क्या इस कंडीशन को फॉलो नहीं करोगे? सर y मोर देन 1 भी है, तो ये वैल्यू 1 ही तो है, 1। तो बिलो स्ट्रेट लाइन एंड y मोर देन 1 ऑल्सो। तो आई थिंक ये रीजन। तो वो जो x, y पॉइंट्स है सेटिस्फाइंग इनइक्वालिटी पे ये रीजन निकला। तो तुमसे जो एरिया पूछा गया था वो इस रीजन का एरिया पूछा गया। तो ये तो बहुत इजी हो गया कि सर अब तो कुछ बचा ही नहीं, ट्रिपेजियम, ट्रायंगल, प्रॉब्लम खत्म। तो योर आंसर इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ प्लस 1 इंटू विड्थ प्लस दिस ट्राइंगल विच इज हाफ इंटू 1 इंटू 1। तो वो आंसर एकदम सही बताया था, 7/8। ठीक है ना, अक्षत ने भी बताया था, राइट? क्विकली स्टॉप दे वो। ओके, आई थिंक और कोई सवाल तो दिया नहीं था, है ना? तो चलो थोड़ा कंटिन्यू करते हैं।
अब दिव्यांशु उसको अभी रखते हैं ना 1/√r का ऑल्टरनेट मेथड, क्योंकि थोड़ा सा तो एरिया कंटिन्यू होने दो यार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर याद दिलाना मुझे। कल कल के दिन ज्यादा होमवर्क डिस्कस नहीं करूंगा ना। क्या बात कर रहा था, सोचने दो मुझे। एक इंपॉर्टेंट थॉट बताना मुझे कि एक नॉर्मल सिस्टम, ठीक, एक्स वाई सिस्टम, तुमको एरिया, किसी रीजन का एरिया पूछा है, फाइंड द एरिया, और वो रीजन मान लो ये है, सही, टू फाइंड एरिया ऑफ दिस। अब जस्ट मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने क्या किया, मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम को शिफ्ट कर दिया ओनली बाय ट्रांसलेशन, नए सिस्टम पे चला गया कि सर ये है मेरा नया सिस्टम, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। ठीक है, तो रीजन तो वही रहेगा ना कि सर रीजन तो यही है, आपको एरिया निकालना है। तो तुमको लगता नहीं कि खाली इक्वेशंस ही तो चेंज होंगी, कि ये जो कर्व बन रहा है इसकी नई इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मैं आपको एरिया फाइंड करने के लिए नए सिस्टम पे जाके क्वेश्चन कर रहा हूं, तो क्या तुमको फील हो रहा है कि सर एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सोचो, फॉर कन्वीनियंस अगर मैं न्यू सिस्टम पे जाके एरिया फाइंड करूं ऑफ द क्लोज्ड रीजन, देन इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम, है ना। तो कन्वीनियंस के लिए संभव है कि मैं किसी क्वेश्चन में कहूं कि अरे यार इसका एरिया निकालने के लिए चलो नए सिस्टम पे जाके एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है ना, कि उससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो रही है। देख लेते हैं। करो करो को ट्राई करो क्विकली। क्वेश्चन कॉपीड है ना।
देखो नॉर्मल तरीके से तो क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता अगर तुम शिफ्टेड नए सिस्टम पे चले जाओ कि सर y-2 को कैपिटल Y, x-1 को कैपिटल X। तो तुम लोगों ने क्योंकि ओरिजिन शिफ्टिंग पढ़ रखा है तो यू नाउ अंडरस्टैंड कि मैं नए सिस्टम पे चला गया हैविंग ओरिजिन 1, 2। सही। तो नए सिस्टम में तुम्हारी इक्वेशन कर्व की क्या बन गई? y² इज x। नहीं, गलत आंसर है अमन, ये नए सिस्टम का इक्वेशन है। अब मुझे बताओ, अब सारी बातें नए सिस्टम के रिस्पेक्ट में तो बताओगे कि सर आपकी कर्व की इक्वेशन नए सिस्टम में ये है। तुमको लगता नहीं ये कोऑर्डिनेट भी तो नए सिस्टम में कुछ और हो गया? व्हाट इज दिस पॉइंट? लेट आई एम कॉलिंग इट P। तो सर नए सिस्टम में ये कोऑर्डिनेट आपको दिखाई देगा 1,1। सब लोग हाँ बोलो। इसमें किसी को तकलीफ है कि दिस पॉइंट विल लुक 1,1, 1,1 दिखाई देगा। अब x एक्सिस, भाई तुमको सारी बातें करनी है ना कि सर x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, पॉइंट 2,3 क्या होगा, टेंजेंट क्या होगी, एरिया बाउंडेड बाई देम, है ना, सबको पता ना कि वो सारे कर्व बाउंड्री में होने चाहिए ना। व्हाट इज x एक्सिस? तो जो सिस्टम तुम जानते हो कि सर वो 0,0 ओरिजिन सिस्टम में तो ये होती है आपकी x एक्सिस, ये होती है। लेकिन नए सिस्टम में मानते हो कि सर x एक्सिस आपका कैपिटल Y-2 हो गया। दिमाग लगाओ, ठीक। अब टेंजेंट लिखना है तो इस कर्व को टेंजेंट एट दिस पॉइंट, तो तुमको तो 2 डिग्री को टेंजेंट लिखना आता है ना। y1 बराबर x प्लस x1/2, दिस इज द टेंजेंट। मैंने तुमको सबकी इक्वेशन दे दी, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, टेंजेंट, लाइन। अब इसको x एक्सिस मत बोलो, नए सिस्टम में ये थोड़ी x एक्सिस है। सही। तो चलो सबको प्लॉट करते हैं। अब मुझे बताओ, तुम मुझको स्मॉल एक्स वाई सिस्टम दे ही क्यों रहे हो? मैं कह रहा हूं कि अननेसेसरी हम लोग स्मॉल एक्स वाई सिस्टम की बात ही क्यों करें, सीधा नया सिस्टम की बात करें। सर ये रहा आपका नया सिस्टम, देयर इज नो पॉइंट टू रिप्रेजेंट स्मॉल एक्स वाई सिस्टम। आप नए सिस्टम पर रह के सवाल कर रहे हो ना, ये है आपका नया सिस्टम। कर्व, ये रहा आपका कर्व। यार इसको बनाना सबको आता है, y² बराबर x कोई भी बना लेता है। सही। 1,1 पॉइंट ऑन कर्व पर टेंजेंट, तो कुछ फील कर पा रहे हो मैंने क्या किया? मैंने तुमको ओरिजिनल सिस्टम ड्रॉ करके दिखाया ही नहीं कि क्या पॉइंट है। हम नए सिस्टम पे जाके सवाल कर तो रहे हैं। अब नए सिस्टम पे y = -2, समझ में आई बात? सही। अब चलो एरिया सबसे पहले रिप्रेजेंट करो कि किस रीजन का एरिया हमसे पूछा है। तो बाउंडेड बाय कर्व, टेंजेंट, y = -2, तो दिखाई दिया कि सर ये है वो एरिया जो हमको फाइंड करना है। अब यार तुम्हारी मर्जी है कि तुम कैसे करोगे। जो लोग वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे वो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी करेंगे, और जिसने कहा कि सर मैं तो हॉरिजॉन्टल लेने जा रहा हूं वो बहुत खुश रहेगा कि अरे इतनी आसानी से हो गया बाय टेकिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। सी एरिया, तुम तो जानते हो सर दोनों के x का डिफरेंस है ना, ये लेंथ, और व्हाट इज द विड्थ? dy, है ना। नाउ ये कर्व है ना, तो ये पॉइंट
सीधा x लिखवाओ ना यार कि सर x, ये जो x वैल्यू है वो तो y स्क्वायर है, y स्क्वायर माइनस, अरे दोनों का x का डिफरेंस वही, और इस x, इस पॉइंट का x निकालो लाइन की मदद से, कहां भी लाइन वो लिखी हुई है 2y बराबर x प्लस 1, तो x निकाल सकता हूं यहां से 2y माइनस 1, मेरे ख्याल से हाँ आंसर सही है आकृति, ठीक है। तो आई थिंक नाउ यू अंडरस्टूड कि सर x का डिफरेंस dy सही है x2 माइनस x1, एंड आई थिंक इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम हियर टू हियर, यहां तक -2 से लेकर 1 तक था ना इजी क्वेश्चन, किसे तो बहुत लल्लू था। ये परफेक्ट स्क्वायर है भाई, y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब तुम्हारी मर्जी है तुम कैसे करते हो कि सर मैं तो डायरेक्ट लिमिट पुट करके खत्म कर दिया, और कुछ लोग हो सकता है कहें कि सर मैंने तो शिफ्टिंग कर दी थी, ठीक है ना, मैंने y को y प्लस 1 कर दिया था। तो जो तुम्हारी मर्जी करे वो करो, y स्क्वायर dy -3, तो योर फाइनल आंसर इज 9, ये आंसर है। इजी। तो तुम एक काम करना, एक तो ये क्वेश्चन को ट्राई करके आना, कल थोड़ा होमवर्क में डिस्कस कम करूंगा, मतलब तुम डाउट कम पूछना, राइट। तो होमवर्क इज एक्सरसाइज 4, जेई मेंस है यार, ये तो वैसे जेई मेंस तो हम लोग 1 शॉट में करते हैं, है ना, जेईई मेंस, ओके, ये तो कंप्लीट ही करेंगे, ओके। तो कल हम डिस्कस करेंगे जेईई मेंस, दैट इज एक्सरसाइज 4, ओके। चलो बाय, गुड नाइट, जय हिंद।